हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यूटी विद डॉटर। तो कल मैंने 1 से लेके 71 तक के क्वेश्चन को सॉल्व हो चुके हैं आपके राजस्थान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एम्स के एनएम के। तो अभी हम डिस्कस करेंगे आपके 72 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस को। ऑलमोस्ट ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कहा था ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं आपके सिलेबस वाइज ही दिए हैं। आपके सिलेबस में क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन है, तो आप लोग को हेल्प मिलेगी। आप लोग को ये अपना बेसिक क्लियर होगा कि हम कितना पढ़े हैं। ठीक है, हम कितना हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा इस एक क्वेश्चन पेपर से आप अपना समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, आईएमसीआई नवजात और बचपन की बीमारी का एकीकृत प्रबंधन यानी कि कार्यनीति के 4 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। इसको ऑप्शन दिया है, स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी के देखभाल प्रबंधन कौशल में सुधार, जो कि सही है। दिव्यांग बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार, ये गलत है। परिवार और सामाजिक स्वास्थ्य रीतियों में सुधार, जो कि सही है। अन्य विभागों के साथ समन्वय, ये भी सही है। अन्य समग्र सामग्री स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार, ठीक है, जो कि सही है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इंप्रूविंग करियर मैनेजमेंट स्किल ऑफ हेल्थ केयर स्टाफ, ये राइट है। ठीक है, इसको क्या कर राइट है ये। उसके बाद इंप्रूविंग हेल्थ ऑफ डिजेबल पर्सन, जो कि गलत है। ठीक है, इंप्रूविंग फैमिली एंड हेल्थ प्रैक्टिस, क्या करना है, इसको इंप्रूव करना है। फैमिली और कम्युनिटी में हेल्थ प्रैक्टिस को इंप्रूव करना है। कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट, ये भी सही है, क्योंकि हमें शिक्षा, जलापूर्ति, जितने भी विभाग है उसके साथ क्या करता है, समन्वय करके स्वास्थ्य नीति को और मजबूत करना है। ठीक है, उसके बाद इंप्रूविंग ओवरऑल हेल्थ सिस्टम, क्या करना है, हमें इंप्रूव करना है ओवरऑल हेल्थ सिस्टम को। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आंसर नंबर ए, 1, 3, 4 और 5। 2 जो है, जो कि रॉन्ग है। तो आईएमसीआई के 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से 4 मेन कंपोनेंट होते हैं, तो इसका 4 मेन कंपोनेंट होता है, स्वास्थ्य कर्मियों में कौशल में सुधार, स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाना, परिवार समुदाय के स्वास्थ्य व्यवहार में सुधार, अन्य विभागों के साथ समन्वय। ठीक है, ये 4 मुख्य घटक होते हैं आईएमसीआई के। क्लियर है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, 1, 3, 4 और 5। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 73 की तरह। स्कैटर डायग्राम इज ड्रॉ टू स्टडी, यानी कि स्कैटर डायग्राम किसके अध्ययन के लिए बनाया गया है। तो स्कैटर जो डायग्राम होता है, ऑप्शन नंबर डी, रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन वेरिएबल। ठीक है, इसके लिए बनाया गया है, रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन वेरिएबल। स्कैटर डायग्राम मतलब क्या होता है, स्कैटर डायग्राम का मतलब होता है, स्कैटर डायग्राम जिसे क्या बोलते हैं, प्लॉट, स्कैटर प्लॉट ही बोलते हैं। ये क्या होता है, ग्राफिकल मेथड होता है। ठीक है, जिसपे 2 वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये दोनों वेरिएबल्स की क्या बीच क्या करता है, वो कोरिलेट करता है, यानी कि रिलेशन को दर्शाता है। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसको वाई एक्सिस पे लिया जाता है। क्लियर है। तो जो क्या बोल रहे हैं, जो स्कैटर डायग्राम जो होता है, उस ड्रॉ टू स्टडी, तो स्कैटर डायग्राम जो होता है, स्कैटर डायग्राम को क्या बोलते हैं, स्कैटर प्लॉट भी बोलते हैं। ठीक है, स्कैटर प्लॉट भी बोलते हैं। तो ये जो होता है, वो दो लोगों के बीच क्या करता है, रिलेशन को दर्शाता है। ठीक है, इसमें क्या बोलते, दिए गए डाटा का माध्यम तथा माध्यमिक मान। ठीक है, जो दिए गए दो चरों के संबंध। ठीक है, तो दो चर कौन कौन होते हैं, दो वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, तो जो दो वेरिएबल्स दिए ना, वो होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल, और होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल्स के बीच को क्या करता है, दो वेरिएबल्स के बीच के संबंध को दर्शाता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्कैटर डायग्राम बोलते हैं। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। ऑल आर द वार्निंग साइन ऑफ कैंसर एक्सेप्ट, कैंसर मतलब कि कैंसर का वार्निंग साइन कौन सा नहीं है इनमें से छोड़ के। तो पहला क्या दिया है, गांठ लंप के आकार में परिवर्तन, जो कि सही है ना। चेंज इन साइज ऑफ द लैंप पे चेंजेस होता है, बिल्कुल सही है ये। और उसके बाद क्या दिया है, बी क्या है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। ठीक है, बी क्या है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। इसमें क्या बोल रहा है कि आवाज में खरखरापन। ठीक है, जो कि लैरिंक्स जो कैंसर होता है उसमें क्या होता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस चेंज, मतलब कि आवाज में खरखरापन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, वाट ऑफ मोल। ठीक है, जो कि गलत है। ठीक है, क्योंकि वाट एक मस्सा है ये, है ना। मस्सा में क्या होता है, मस्सा, वाट या मूल का होना एक समान है, परंतु यदि इसमें बदलाव हो रहा है, जैसे इसका आकार, उसका रंग, इसका किनारा, जैसे ब्लीडिंग हो रही है, तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। सिर्फ मोल या वाट का होना कैंसर का संकेत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस। ठीक है, जो कि बिना कारण अगर वजन घट रहा है, कई प्रकार के, जैसे स्टमक कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर, लंग कैंसर का एक सामान्य लक्षण हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या बोल रहा है, इसका जो ऑल आर द वार्निंग साइन एक्सेप्ट, तो इनमें से कौन सा मतलब सभी वार्निंग साइन है सिर्फ एक को छोड़ के। ठीक है, सब वार्निंग साइन है सिर्फ एक को छोड़ के, तो कौन सा एक को छोड़ के, वाट ऑफ द मोल, क्योंकि ये सामान्य है।
हाँ, अगर इसमें आकार में, रंग में इसकी ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, तो एक वार्निंग साइन हो सकता है। अदरवाइज़ ये जो सिर्फ मोल जो होता है वो कैंसर का वार्निंग साइन नहीं है। क्लियर है? तो आंसर नंबर जो सी है वो करेक्ट है। आंसर नंबर सी क्या है? आंसर नंबर जो सी है वो करेक्ट है। ठीक है? आंसर नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन स्पेसीज आर रेस फॉर सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज कॉल्ड एज, यानी कि मानव जाति का चयनात्मक प्रजनन, मानव जाति का चयनात्मक प्रजनन द्वारा सुधार कहलाता है। क्या कहलाता है? मानव जाति का चयनात्मक प्रजनन क्या कहलाएगा? तो इसको क्या बोलेंगे? इसको ऑप्शन आंसर जो ऑप्शन दिया है, यूजेनेसिस दिया है ना, एर्गोनोमिक्स दिया है, यूथनेसिया दिया है और क्या दिया? यूथोनिक्स दिया है। तो ये क्या कहलाता है? इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन स्पेसिस आर रेस और सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज कॉल्ड, यानी कि मानव जाति का चयनात्मक प्रजनन द्वारा सुधार कहलाता है यूजेनेसिस। ठीक है? आंसर नंबर ए इज करेक्ट है, यूजेनेसिस। ठीक है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि यूजेनेसिस मतलब क्या समझे? ये ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। ईओ मतलब कि गुड। ठीक है? ईओ, ठीक है? ईओ का मतलब क्या होता है? गुड होता है। ठीक है? और जो गुड या फिर वेल, ठीक है? और जो जीनेसिस दिया है ना, इसमें क्या दिया? जो जीनेसिस, ठीक है? जो जीनेसिस दिया, इसमें क्या मतलब होता है? बर्थ। ठीक है? बर्थ या फिर क्या होता है? रेस होता है। ठीक है? ईओ का मतलब क्या हुआ? ईओ का मतलब हुआ गुड या फिर वेल, और जीनेसिस का मतलब क्या हुआ? बर्थ या फिर रेस। ठीक है? तो क्या बोल रहा है? इसका अर्थ है वेल बर्थ, वेल बॉर्न, यानी कि गुड बर्थ। यानी मानव जाति को जो चयनित प्रजनन यानी कि जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग में सुधारना क्या कहलाता है? ईओजेनेसिस कहलाता है। ठीक है? तो ईओजेनेसिस इज द साइंस दैट डील विद द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस थ्रू कंट्रोल्ड और सेलेक्टिव ब्रीडिंग, यानी कि इंक्रीज डिजायरेबल हेरिटेबल टेस्ट और रिड्यूस क्या करना है? अनडिजायरेबल वेन्स को। यानी क्या कर बोल रहा है ये? यूजेनेसिस का अर्थ ये होता है कि मानव जाति में सेलेक्टिव ब्रीडिंग में सुधारना। ठीक है? यानी कि इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन स्पेसीज आर रेज बाय द सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या कहलाती है? मानव जाति या नस्ल को चयनात्मक प्रजनन यानी कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग द्वारा सुधारने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ईओजेनेसिस। ठीक है? आंसर नंबर ए जो कि करेक्ट है ना? क्या बोल रहा है कि मानव जाति या नस्ल को चयनात्मक प्रजनन यानी कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग द्वारा सुधारने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो कहेंगे ईओजेनेसिस। ईओ मतलब होता है, यो मतलब क्या होता है? गुड या वेल, और जीनेसिस का मतलब होता है, यो मतलब होता है गुड और वेल, और जीनेसिस का मतलब होता है उसमें बर्थ या रेस, यानी कि गुड बर्थ मतलब कि यानी कि मानव जाति को चयनित प्रजनन सेलेक्टिव ब्रीडिंग में सुधारना। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। A 1-year-old baby is brought to by the mother with the complaint of cough and cold. There is a no chest wheezing, respiratory rate is 38 breath per minute. There is a no chest in diving. What is the your diagnosis? यानी कि 1 साल का बच्चा को उसकी माता सर्दी खांसी की शिकायत के साथ उसके पास लाती है। बच्चे की छाती में घरघराहट नहीं है, श्वसन दर जो है 38 ब्रीथ पर मिनट है, छाती में कोई इनड्रॉइंग नहीं है। तो इसका रोग निर्णय क्या, इसका क्या रोग निर्णय होगा? इसका ये होगा कि जो बेबी है उसको नो निमोनिया, यानी कि निमोनिया उसको नहीं है। ठीक है? क्यों? क्योंकि डब्ल्यूएचओ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ आईएम से इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट और न्यूरो चाइल्डहुड इलनेस के अनुसार, गाइडलाइंस के अनुसार क्लासिफाई किया गया है। कफ, डिफिकल्ट ब्रीथिंग इन चिल्ड्रन एज 2 मंथ to 5 year, द डायग्नोस्टिक बेस्ड ऑन, यदि इस बच्चे को कफ है, सर्दी खांसी, इसका रिस्पायरेटरी रेट जो है मोर देन 40 ब्रीथ पर मिनट है, ठीक है, और नो चेस्ट इन डाइवरिंग है, तो उसको क्लासिफाई किया गया है नो निमोनिया, यानी कि बच्चे को निमोनिया नहीं है। ठीक है? ओनली क्या है? उसको कफ और कोल्ड है। ठीक है? अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, ओनली कफ एंड कोल्ड है। हाँ, अगर क्या होता है? फास्ट ब्रीथिंग होती है, एकदम बच्चा बहुत तेजी तेजी से सांस लेता है, इसका जो रिस्पायरी रेट है बहुत तेजी से रहता है। ठीक है? चेस्ट इंडावनिंग रहता है ना, तो ये सब किसके सिम्टम है? निमोनिया के। किसके सिम्टम है? ये निमोनिया के सिम्टम है। ठीक है? और चेस्ट इंडावरिंग है ना, क्या था? बहुत क्या बोल रहा है? छाती में घरघराहट आ रही है इसको, है ना, यानी कि इसका जो छाती में कोई इंड्राइंग नहीं है ना, छाती जो पसलियाँ है एकदम धसी मतलब ऐसा सांस लेते तो पसलियाँ क्या था अंदर जाती है, इस टाइप का कुछ नहीं हो रहा है ना, तो अगर हो रहा है तो ये सीवियर निमोनिया के लक्षण है। ठीक है? और जो डेंजर साइन जैसे कैन नॉट ड्रिंक, कन्वर्जन, लेथार्जी, स्टाइडर, वो क्या है? ये सीवियर, वेरी सीवियर डिजीज के लक्षण है। ठीक है?
है ना? तो जो इसमें जो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर बच्चा 1 साल का बच्चा है, अगर उसकी माता सर्दी-खाँसी की शिकायत के उसके पास लाती है, बच्चे की छाती में कोई घरघराहट नहीं है, उसका श्वसन दर 38 ब्रीथ पर मिनट है और छाती में कोई इनड्राइविंग नहीं है, तो किस रोग का निर्णय करता है? तो इसका आंसर आएगा वो नो निमोनिया को, निमोनिया उस बच्चे को नहीं है, ठीक है? अगर निमोनिया रहता तो जो चेस्ट है वो इनडाइविंग करता, ठीक है? फास्ट ब्रीथिंग करता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77। हाउ मैनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर देयर इन राजस्थान? राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो राजस्थान में ना कुल 9 विश्व स्थल धरोहर है, विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है? कौन कौन से हैं? तो 9 विश्व धरोहर स्थल है। आंसर नंबर सी इज करेक्ट है। पहला होता है चित्तौड़गढ़ फोर्ट होता है, ठीक है, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। इसके बाद होता है कुंभलगढ़ फोर्ट होता है ना? रणथंभौर फोर्ट होता है, गंगोर फोर्ट होता है, अंबर फोर्ट होता है 5वें नंबर का, छठवां है जैसलमेर किला होता है, मतलब जैसलमेर फोर्ट होता है, ठीक है। किरोलडो नेशनल पार्क या भरतपुर होता है। 8 होता है जयपुर शहर यानी कि पिंक सिटी जयपुर शहर, और 9 होता है जैसलमेर यानी कि राजस्थान का हिस्सा में स्थित है, ठीक है। तो टोटल जो होता है वो राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल है? तो आंसर नंबर 9, आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए पोस्ट क्वाइटर कंट्रासेप्शन? यानी कि निम्न में से किसका उपयोग मैथुन के पश्चात गर्भ निरोधक के रूप में किया जा सकता है? ऑप्शन है इंटर यूट्राइन डिवाइस इंसर्शन विद इन 5 days, ओसीपी विद इन 72 आवर्स, मिफिप्रिस्टोन 10 mg विद इन 10 mg विद इन 72 आवर्स, है ना? तो इसमें से क्या करना है, हमें चूज करना है, ठीक है। तो कौन कौन सा जो होता है यानी कि निम्न में से किसका उपयोग मैथुन के पश्चात गर्भ निरोधक में किया जाता है, ठीक है। जो जो नीचे की तीनों के जो तीनों तरीके वो प्रभावी होते हैं, ठीक है। जो इंटरमिटेंट यानी कि जो कॉपर टी होता है, इसे 5 दिनों के भीतर डाला जा सकता है। या क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन दोनों को क्या करेगा, रोकेगा। क्लियर है? और इसके बाद जो ऑप्शन दिया है ओसीपी और 2 का ओसीपी विद इन 72 आवर्स, ठीक है। मतलब कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि जिसे क्या बोलते हैं, इमरजेंसी पिल्स भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से होते हैं, लिवोनोगेस्ट्रॉल होता है जो 1.5 mg का सिंगल डोज होता है, या फिर 2 डोज देते हैं 0.75 mg का 12 आवर्स अपार्ट देते हैं, ठीक है। तो लिवोनोगेस्ट्रॉल जो 1.5 mg का सिंगल डोज होता है, इसको क्या बोलते हैं, एक इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स होता है, ठीक है। जो कुछ को 72 आवर्स भी बोलते हैं। इसे 72 आवर्स यानी कि 3 घंटे के भीतर लेना चाहिए। 72 आवर्स पिल्स बोलते हैं ना, मतलब कि 72 घंटे के इस पिल्स को लेना है। अगर क्या कहते हैं रिलेशन बन जाए, सेक्सुअल रिलेशन बन जाए, तो इमरजेंसी जो पिल्स होता है जिसे जिसको क्या बोलते हैं, एक इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स होता है। तो अगर रिलेशन सेक्सुअल रिलेशन बनने के बाद इस मेडिसिन को 72 घंटे के अंदर लेना चाहिए, ठीक है। जिसको में आता है लिवोनिगेस्ट्रॉल 1.5 mg सिंगल डोज रहता है, ठीक है। इसको 72 घंटे यानी कि 3 दिवस के अंदर इसको लेना रहता है। और उसके जो ऑप्शन थर्ड दिया है मिविप्रिस्टोन, इसमें कौन सा रहता है, जो ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है कि जो मिफिप्रिस्टोन होता है ना, जिसको जो मिफिप्रिस्टोन 10 mg का होता है, यह प्रोजेस्टेरॉन ब्लॉकर होता है, ठीक है। जो मिफिप्रिस्टोन क्या करता है, यह प्रोजेस्टेरॉन ब्लॉकर होता है। यह क्या करता है, संभोग के अगर 72 घंटे के भीतर लेने पर ही गर्भधारण को रोकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो दिया है 1, 2 और 3 तीनों ही क्या है, सही है, ठीक है। 1 भी सही है, इंटरयूटेन डिवाइस भी सही है ना। ओसीपी को भी 72 घंटे के अंदर लेना चाहिए, और मिफिप्रिस्टोन जो 10 mg का रहता है उसको भी 72 घंटे के अंदर लेना चाहिए, यानी कि 1, 2 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है, ठीक है। मतलब कि 5 दिनों के अंदर आईसीडी का निवेशन, 72 घंटों में ओसीपी और 72 घंटों में पिस्टन 10 mg, यानी कि आंसर नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों ही क्या है, सही है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर आएगा आंसर नंबर डी 1, 2 और 3। क्लियर है? नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव? निम्न में से कौन सा अतःक्षेपी गर्भ निरोधक है? इसका ऑप्शन आंसर आप लोग को देना है, छाया है कि अंतरा है कि डिम्पा है कि नेटिन है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा जो इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव है, ठीक है। इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव वे गर्भ निरोधक होते हैं जिन्हें इंजेक्शन के रूप में शरीर में दिया जाता है ताकि लंबे समय तक गर्भधारण को रोका जा सके, ठीक है। तो इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं, है ना। इसको ऑप्शन आप लोगों को अगर मैं ऑप्शन बता दूंगी तो आप लोग समझ जाओगे कौन सा इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव है। तो बहुत ईजी है क्योंकि छाया को आप लोगों को पता है टेबलेट फॉर्म में होता है, अंतरा भी पता है, डिम्पा भी पता है और नेटिन भी पता है। तो आप लोग को इसका आंसर मुझे देना है कि क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव। चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ।
आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि निम्नलिखित में से जो कथन नेफ्रॉन के बारे में संबंध में सही है उन्हें पहचानिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, विक्र द्वारा लगभग 1500 ml से लेकर 1600 ml रक्त प्रति मिनट नियोजित फिल्टर होता है। ठीक है, समीपत संवलित नलिका लगभग 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट और जल का अवशोषण करती है, यानी कि proximal convoluted tubular absorber nearly 70 to 80% electrolyte and water। दूरस्थ सवलित नलिका द्वारा लगभग सभी निषेधित अनिवार्य पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। जो थर्ड है, नियरली ऑल फिल्टर्ड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब्ड बाय द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर। ठीक है, जो फोर्थ दिया है, कलेक्टिंग डक्ट अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडलरी इंटेस्टिनम टू मेक अप टू कीप अप ऑस्मोलारिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या आएगा, निम्नलिखित में से जो कथन जो दिया है नेफ्रॉन के कार्य में संबंध में सही है उन्हें पहचानिए। तो कौन कौन से संबंध सही है, तो सही कौन कौन सा है, उसका आंसर है जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड जो ट्यूबुलर बोला है, जो अब्सॉर्ब करता है नियरली 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर को, यानी कि समीपस्थ संवलित नलिका लगभग 70 से 80% इलेक्ट्रोल और जल को क्या करती है, अवशोषण करती है, जो कि सही है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है वो सही है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड क्या बोल रहा है कि नियरली ऑल फिल्टर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब बाय द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर, जो दूरस्थ संवलित नलिका द्वारा लगभग सभी जो निषेधित अनिवार्य पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, जो कि गलत है। ठीक है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड, वो क्या करते हैं, पीसीटी में ही ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं, और डीसीटी में क्या होते हैं जाके, पीसीटी मतलब क्या था, डीसीटी मतलब क्या समझे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर। ठीक है, तो क्या बोलता है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर में ही जाके क्या हो जाते हैं वो हमें ऑब्जर्व, मतलब कि जो जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर, ठीक है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज या अमीनो एसिड, ठीक है, वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर यानी कि पीसीटी में क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। वो जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर में जाके रीअब्जॉर्ब नहीं होते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, जो फिल्टर जो है वो बोल रहा है ना ऑब्जॉर्ब कहाँ होता है, तो ये बोल रहा है कि ऑब्जॉर्ब होते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर में, जो कि ये गलत है। कहाँ होते हैं, ये प्रॉक्सिमल में जाके ऑब्जॉर्ब होता है। ठीक है, प्रॉक्सिमल में जाके ऑब्जॉर्ब होता है। तो जो दूरस्थ संवलित नलिका द्वारा लगभग सभी निष्पादित अनिवार्य पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉक्सिमल में जाके ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अलाउ collecting duct allow passage of small amount of urea into medullary intestine to keep osmolarity, यानी कि osmolarity को बनाए रखने के लिए संग्राही नलिकाएं यूरिया को थोड़ी मात्रा को मेडलरी इंटेस्टिडियम में पारित करने की अनुमति देती है। ठीक है, जो कि क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि जो कलेक्टिंग डक्ट होता है वो क्या करता है, यूरिया का रिसाइकलिंग में मदद करता है। ठीक है, जिससे मेडलरी जो ऑस्मोलारिटी क्या होती है, मेडलरी की जो ऑस्मोलारिटी होती है, इसमें दिया है ना ऑस्मोलारिटी। ठीक है, क्या होता है इसमें, जो मेडलरी की जो ऑस्मोलारिटी होती है वो क्या होती है, वो बनी हुई रहती है। ठीक है, और वाटर रिअब्जॉर्प्शन के लिए जो कि आवश्यक होती है। क्लियर है, तो कौन सा इसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर 2 और 4 जो है वो की करेक्ट है। ठीक है, आंसर नंबर 2 प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुलर ऑब्जर्व नियरली 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रॉन वाटर, जो कि करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जो पीसीटी है वो मुख्यतः रिऑब्जॉर्ब साइट होती है सोडियम का, कैल्शियम का, है ना, वाटर का, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का आदि का लगभग 70 से 80 जो भाग है वापस क्या करती है, वो ब्लड में भेजती है। ठीक है, तो आंसर में जो 2 है वो करेक्ट है। और जो 4 दिया है, ठीक है, जो 4 दिया है, कलेक्टिंग डेट अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मिडलरी इंटेस्टिनम टू कीप ऑस्मोलारिटी, यानी कि ऑस्मोलारिटी को बनाए रखने के लिए संग्राही नलिकाएं यूरिया को थोड़ी मात्रा को मेडलरी इंटेस्टिनम को पारित करने की अनुमति देती है, जो कि सही है। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर डी। आंसर नंबर आंसर नंबर जो डी है वो करेक्ट है, 2 एंड 4। ठीक है, एससी का आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर 80 का क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर आएगा आंसर नंबर डी, 2 और 4। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। इन रिस्पेक्ट ऑफ हाइपरटेंशन विद स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यानी कि क्या बोल रहा है ये कि उच्च रक्तचाप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो निरुक्त रक्तचाप के संबंध मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो पहला है जोखिम के अपर प्रकृत कारक जैसे कि आयु, लिंग, अनुवांशिक कारक
जातीयता यानी कि नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एज होता है, सेक्स होता है, जेनेटिक फैक्टर होता है, एथनिसिटी। क्या ये सही है? सेकेंड है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जैसे कि ओबिसिटी, साल्ट इंटेक, सैचुरेटेड फैट, डाइटरी फाइबर, स्ट्रेस यानी कि जोखिम के परिवर्तक कारक जैसे कि मोटापा, है ना, मोटापा, नमक की अधिक मात्रा का सेवन, सतत वसा, आहारी रेशा तनाव। क्या ये सही है? या उच्च रक्तचाप एक आइसबर्ग रोग है यानी कि हाइपरटेंशन एक आइसबर्ग डिजीज है। क्या ये सही है? क्या ये 81 का जो आंसर बता रहा है ये तीनों सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 1, 2 और 3। ठीक है, मतलब कि हाइपरटेंशन क्या होता है? एक हाइपरटेंशन एक सामान्य लेकिन पब्लिक के लिए गंभीर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है जो अक्सर क्या होता है एक साइलेंट किलर में कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये लंबे समय तक कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, और क्या होता है इससे क्या होता है हार्ट अटैक आने के चांसेस रहता है क्योंकि ये हाइपर ब्लड प्रेशर की वजह से, है ना। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है कि इसका जो है नॉन मोडिफाइबल रिस्क। ठीक है, तो जो नॉन मोडिफाइबल रिस्क फैक्टर जैसे कि एज, सेक्स, जेनेटिक फैक्टर और इथनिसिटी है। ठीक है, ये सभी जो होते हैं वो नॉन मोडिफाइबल होते हैं यानी कि बदले नहीं जा सके आने वाले कारण। ठीक है, जैसे कि एज को हम बदल सकते हैं क्या? सेक्स को नहीं बदल सकते, जेनेटिक फैक्टर को नहीं बदल सकते, ये क्या नॉन मोडिफाइबल है। ऐसे फैक्टर जिसे हम बदल नहीं सकते उसे क्या बोलते हैं? नॉन मोडिफाइबल, जो कि ये सही है ना। ए का जो ऑप्शन दिया है वो सही है, ऐसे फैक्टर जिसे हम बदल नहीं सकते। अब सेकंड क्या है? मोडिफाइबल। ये सभी चीज़ें जिसे हम बदले जा सकते हैं। मॉडिफायर मतलब ओबेसिटी को कम कर सकते हैं, हम नमक कम कर सकते हैं, सैचुरेटेड फैटी जो फूड है उसको कम खा सकते हैं, डाइटरी फाइबर को चेंज कर सकते मतलब डाइटरी फाइबर्स यूज चीज़ें खा सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड भी सही है। ठीक है, और क्या बोल रहा है? हाइपरटेंशन इज आइसबर्ग डिजीज, यह एक आइसबर्ग डिजीज कहलाती है। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में लोग मतलब कि बिना लक्षण के होते हैं। ठीक है, केवल थोड़े लोग ही पहचान पाते हैं। इसलिए जैसे आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा क्या होता है? दिखाई देता है और नीचे का हिस्सा जो रहता है ना पानी में छिपा होता है। इसे क्या बोलते हैं? आइसबर्ग बोलते हैं, आइसबर्ग फिनोमिना बोलते हैं। ठीक है, तो 81 का आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर सी 1, 2 और 3। क्लियर है? आंसर नंबर सी 1, 2 और 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू पेलिग्रा? पेलिग्रा से संबंधित सही सही कथन कौन सा है? तो पेलिग्रा से संबंधित सही कथन कौन सा है? ऑप्शन है इट ऑकर ड्यू टू पाइरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी, यह पाइरिडॉक्सिन की कमी के कारण होता है। मुख्य रूप से मक्का आधारित आहार से होता है, ऑप्शन नंबर बी। आंसर नंबर सी है रतौंधी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। आंसर नंबर डी हृदयघात अधिक जोखिम का कारण होता है। तो कौन से स्टेटमेंट पेलिग्रा के लिए सही है? इसका आंसर आएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, ऑकर विथ डाइट चिवलियन मैजी मतलब कि मुख्य रूप से मक्का आधारित, क्या ये मक्का आधारित आहार से होता है। ठीक है, मुख्य रूप से किससे होता है? ये मक्का आधारित आहार से होता है। क्यों? क्योंकि आहार में जो मक्कई अधिक उपयोग कर रहे हैं तो क्या होता है मक्का जो मक्का में क्या होता है ट्राइप्टोफेन की मात्रा, ट्राइप्टोफेन की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है और उसमें जो मौजूद नाइसिन, क्या जो जो उसमें मौजूद जो नाइसिन होता है वो बाउंड फॉर्म में होता है। ठीक है, जो शरीर में जाके क्या होता है अब्सॉर्ब नहीं होता है। ठीक है, तो इसके 4 मेन कारण होते हैं। पेलिग्रा के 4 मेन कारण होते हैं। कौन कौन से 4 मेन लक्षण होते हैं पेलिग्रा के? तो जो पेलिग्रा के 4 डीएस होते हैं। ठीक है, पेलिग्रा में जो होते हैं वो 3 डीएस बोलते हैं। पेलिग्रा में 3 डीएस होते हैं। कौन कौन से 3 डीएस होते हैं? पेलिग्रा में होता है डर्मिटाइटिस होता है ना। पहला होता है डर्मिटाइटिस, उसके बाद होता है डिमेंशिया। ठीक है, उसके बाद होता है डिमेंशिया, इसके बाद होता है डायरिया। ठीक है, डर्मिटाइटिस, डिमेंशिया और डायरिया, ये 3 जो होते हैं वो 3 डीएस होते हैं पेलिग्रा के। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि पेलिग्रा में क्या बोल रहा है जैसे कि डर्मिटाइटिस मैंने बताया ना, सूरज की रोशनी वाले हिस्सों पर त्वचा का खुरदरा लालपन। अगर क्या होता है सूरज की रोशनी पड़ेगी त्वचा के हिस्से में क्या होता है लालीपन हो जाएगी। ठीक है, डायरिया मतलब बाल पतलापन और डिमेंशिया मतलब मानसिक भ्रम, चिड़चिड़ापन, याददाश्त का कम होना। ठीक है, तो ये 3 डीएस होते हैं। तो ये जो इसका क्वेश्चन बोल रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिस्पेक्ट टू पेलिग्रा, मतलब कि पेलिग्रा से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा ऑकर विद डाइट चिपली ऑन मैजी, मुख्य रूप से मक्का आधारित जो आहार में होता है। ठीक है, क्योंकि जो मक्का में क्या होता है जो ट्राइप्टोफेन की मात्रा बहुत कम होती है और उसमें जो मौजूद जो नाइसिन जो ठीक है नाइसिन की कमी से पेलिग्रा होता है। तो नाइसिन जो होता है वो बॉन्ड फॉर्म में होता है जो कि शरीर में जाके ऑब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है पेलिग्रा पेलिग्रा होता है। ठीक है, तो उसका आंसर आएगा आंसर नंबर बी, ऑकर विथ डाइट चिपली मैजी यानी कि मुख्य रूप से मक्का आधारित आहार में होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर
ट्रू अबाउट डेंगू फीवर। डेंगू ज्वर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो डेंगू फीवर के लिए कौन सा सही है? पहला है, एक यह सर्वाधिक सामान्य रूप से पाए जाने वाला सवा विष्णु का मतलब कि आर्बोवायरल संक्रमण यानी कि मोस्ट कॉमन आर्बोवायरल इन्फेक्शन है। सेकेंड है ऑप्शन, इंसिडेंस ऑफ डेंगू आर डिक्रीजिंग इन इंडिया एटलीस्ट 2 to 3 डिकेट्स, ठीक है, यानी कि पिछले 2 से 3 दशकों में भारत में इसका समाप्त कम हो रहा है। थर्ड है, कैन बी बोथ एपिडेमिक एंड इंडेमिक, महामारी तथा स्थानीय रोग दोनों में ही रूप में हो सकता है। कैन सर्वाइव इज एम्बिएंट टेम्परेचर, यह परिवेशी तापमान पर जीवित रहता है। इसमें से कौन सा सही है? तो जो पहला क्या बोल रहा है, डेंगू फीवर क्या होता है? डेंगू जो फीवर होता है अरबो वायरस इन्फेक्शन यानी कि आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरल डिजीज है। किसकी वजह से होता है? जो कि एडिस एजिप्टी मॉस्किटो के द्वारा फैलता है, ठीक है। तो ये जो है अरबो, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है वो की सही है, ठीक है। जो डेंगू है ना, जो डेंगू है, डेंगू क्या है? ये अरबो वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। डेंगू एक अरबो वायरल इन्फेक्शन यानी कि आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरल डिजीज है, ठीक है, जो कि एडिस मॉस्किटो से फैलता है। पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब वो उसमें थर्ड क्या बोल रहा है, सेकंड क्या बोल रहा है कि इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ डेंगू आर डिक्रीजिंग इन इंडिया इन द लास्ट 2 to 3 डिकेट्स, ठीक है, यानी कि पिछले 2 से 3 दशकों में भारत में इसका समाप्त कम हो रहा है, जबकि गलत है, ठीक है। वास्तव में भारत में डेंगू के जो केस बढ़े हैं, खासकर शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में। किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से, अब है ना, पुअर सैनिटेशन की वजह से क्या होता है, ये इंसिडेंस, ये जो केसेस है और बढ़ रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया वो की गलत है, ठीक है। अब थर्ड क्या बोल रहा है, कैन बी बोथ एपिडेमिक और एंडेमिक, जो कि सही है। भारत में जो डेंगू है ना, एंडेमिक है, यानी कि हर साल पाया जाता है और पाया जाता है, ठीक है। जो कि और जो एपिडेमिक यानी कि जो कभी कभी अचानक फैलने वाली ये महामारी भी बन जाती है, ठीक है। तो जो जो डेंगू है, डेंगू क्या है? डेंगू जो है ये बहुत एपिडेमिक भी है और एंडेमिक भी है, क्लियर है। और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि कैन सर्वाइव इन एम्बिएंट टेम्परेचर, ये भी सही है, क्योंकि जो एडिस मॉस्किटो होते हैं, एडिस मॉस्किटो और डेंगू, जो डेंगू वायरस होते हैं, वो दोनों ही गर्म, नम और मध्यम तापमान में क्या करते हैं? वो जीवित रहते हैं, ठीक है। यही कारण है कि बारिश और गर्म मौसम में डेंगू के केस बढ़ जाते हैं, क्लियर है। मतलब कि 1 सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है। जो 2 है वो गलत है। तो इसका आंसर कहाँ दिया हुआ है? 1 3 ऑनली, ठीक है। मतलब कि ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट है। 1 3 और 4 जो कि करेक्ट है। तो 83 का आंसर क्या आएगा? 83 का आंसर आएगा सी, ठीक है। 1 3 और 4 ऑनली, क्लियर है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 84 की तरह। Estimate the number of pregnancy of subcenter in a village with a birth rate 25 per 1000 population of the subcenter is 5000, यानी कि गांव के उपकेंद्र की संभावित जन्म संख्या दर का आकलन कीजिए जहां का जन्म दर 25% है, 25 प्रति 1000 है। उपकेंद्र की जनसंख्या कितनी है? 5000 है, ठीक है। मतलब कि क्या बोल रहा है, एक सब सेंटर है, मतलब एक उपकेंद्र की संभावित जनसंख्या पर आकलन कीजिए जहां जन्म दर कितना है? तो जन्म दर हमारा है 25, ठीक है। कितने कितने 25 कितने प्रति? 1000 के प्रति, ठीक है। और उसकी जनसंख्या कितनी है? तो उसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है? पॉपुलेशन कितना है उसका? जो पॉपुलेशन है वो 5000 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? उसका क्या करना है? हमें उसकी जनसंख्या, उसका एस्टिमेट निकालना है, ठीक है। कितना है करके ऑप्शन दिए, 125, 138 और 69 और 100, ठीक है। तो बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट कितना? 25 पर 1000 पॉपुलेशन है, ठीक है। तो अब कैसे मानेंगे इसको? इसके फॉर्मूला से हम समझते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बोलता है कि जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बर्थ पर ईयर इज इक्वल टू बर्थ रेट इंटू पॉपुलेशन अपॉन 1000, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या आएगा हमारा कि एक्सपेक्टेड बर्थ इज इक्वल टू क्या है? एक्सपेक्टेड जो बर्थ है, ठीक है, एक्सपेक्टेड बर्थ इज इक्वल टू क्या आएगा? एक्सपेक्टेड बर्थ इज इक्वल टू 25, यानी कि जो हमारा जन्म दर है कितना है? 25, ठीक है, इंटू कितना है? यहाँ की जनसंख्या कितनी है? यहाँ की जनसंख्या है 5000, ठीक है। और टोटल कितने प्रति है? तो 1000 प्रति है। हमें क्या करना है? इसका कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आएगा इसका? 125 इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है ना, फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड बर्थ निकालने का फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेड बर्थ निकालने का फॉर्मूला क्या आएगा हमें? एक्सपेक्टेड बर्थ इज इक्वल टू 25, ठीक है। और इसका जो जनसंख्या दी हुई है 5000, है ना, और कितने प्रति है? 1000।
अगर हम ऐसे फॉर्मूला निकालेंगे तो टोटल कितना आएगा, 125 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर ए। क्लियर है? तो एस्टिमेट द नंबर ऑफ प्रेग्नेंट, गांव के उपकेंद्र को संभावित जनसंख्या दर का आकलन कीजिए जहां का जन्म दर 25% प्रति 1000 है। उपकेंद्र की जनसंख्या कितनी, 5000। तो उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर ए 125। क्लियर है? नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। प्रिवेंटिव मेजर टू रिड्यूस चांसेस ऑफ कैंसर इंक्लूड, यानी कि क्या बोल रहा है कि कैंसर रोग की संभावना को कम करने के लिए बचावकारी उपायों में सम्मिलित है। कौन कौन से, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, ये भी सही है क्योंकि व्यायाम से वजन नियंत्रित रहता है, हार्मोनल जो रहता है वो असंतुलन, हार्मोनल का जो असंतुलन वो कम होता है जिससे कैंसर का खतरा घटता है। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन दिया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला, अवॉइडेंस और टोबैको स्मोकिंग, ये भी सही है। धूम्रपान को से दूर रहना चाहिए। डाइट इंक्लूडिंग फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये भी सही है क्योंकि ताजा फल और सब्जी युक्त भोजन खाना चाहिए। ठीक है, रेगुलर हेल्थ चेकअप करना चाहिए, ये भी सही है। फोर्थ नंबर, नियमित क्या करना चाहिए, स्वास्थ्य जांच करना चाहिए। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट एचपीवी। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन इसका जो ये है, क्या बोल रहा है, एचपीवी मतलब कि ह्यूमन पेपिलोमा जो वायरस की जो वैक्सीन होती है बचाव के, किसके लिए की जाती है, ये विशेष रूप के सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए ये वैक्सीन को दी जाती है, जो कि ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, एचपीवी का मतलब फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, तो ये किससे बचाता है, ये सर्वाइकल कैंसर से बचाता है, जो कि ये भी सही है। मतलब कि आंसर नंबर 1 2 3 4 5, चार पांचों ही क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा, 1 2, आंसर नंबर सी, 1 2 3 और 5 क्या है, सही है। 85 का आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट येलो फीवर, यानी कि जो पीत ज्वर के विषय में निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। तो इसका ऑप्शन क्या है, एडिस द्वारा संचालित होता है, मतलब कि ट्रांसमिटेड बाय द एडिस मॉस्किटो। ऑप्शन बी, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 10 to 40 days, उष्मान जो अवधि है इसकी 10 से 14 दिन की होती है। इट इज कॉज्ड बाय द फैलीवायरस, यानी कि ये एक फैलीवायरस द्वारा होता है। और आर्द्रता द्वारा समाप्त की वृद्धि होती है, यानी इंसिडेंस इज इंक्रीज बाय ह्यूमिडिटी। तो इसका जो ऑप्शन क्या बोल रहा है, 1, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर डी, 1 3 और 4 ओनली जो है कि करेक्ट है। ठीक है ना। तो जो ऑप्शन जो इन्फेक्शन है, मतलब कि जो येलो फीवर है वो किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है, तो ये ट्रांसमिटेड होता है एडिस मॉस्किटो के द्वारा। ठीक है, एडिस के द्वारा वो संचालित होता है। ठीक है, जो इसका जो उष्मान अवधि बताया है ना, मतलब जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो कि गलत है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड जिसमें बताया गया है 10 से 14 दिन का, ठीक है, वो 10 से 14 दिन का नहीं होता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 6 दिन का। कितना होता है इंक्यूबेशन पीरियड, 3 to 6 डे का इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना। 10 से 14 दिन का नहीं होता, जो कि क्या है, ये सही है। और 10 से जो 14 दिन का गलत है। क्लियर है? तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है ट्रांसमिटेड बाय द एडिस मॉस्किटो, सही है। इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 14 days नहीं होता, 3 to 6 days का होता है। इट इज कॉज्ड बाय द फैलीवायरस, ये भी सही है क्योंकि येलो फीवर, ये जो येलो फीवर जो वायरस होता है वो फैलीवायरस जीनस और फेल्वीवर्डिया फैमिली का सदस्य होता है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है कि फोर है, इंसिडेंस इज इंक्रीज बाय ह्यूमिडिटी, ये कि सही है। ठीक है, जो गर्मी मतलब कि ह्यूमिडिटी वाले मौसम में एडिस की जो मच्छरों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, बढ़ती है, जिससे संक्रमण के जो मामले हैं वो अधिक बढ़ जाते हैं। मतलब कि ऑप्शन नंबर जो 4 है ये भी सही है। ठीक है, 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। ठीक है, 1 3 और 4 आने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया है वो करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1 3 और 4 आने। ठीक है, जो 2 है वो गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। इंटरयूट्राइन डिवाइस कॉपर टी 380 ए स्टैंड फॉर, जो इंटरयूट्राइन डिवाइस में कॉपर टी जो 380 ए दिया है ना, ए का मतलब क्या होता है, 380 ए में ए का मतलब क्या होगा, 380 ए में ए का मतलब है ऑप्शन नंबर ए एक्टिव एंटीजन, सी एजी सिल्वर एंटीबॉडी। ठीक है, तो जो कॉपर टी 380 में ए जो होता है, मतलब जो कॉपर टी 380 क्या होता है, एक इंटरयूट्राइन डिवाइस होता है। ठीक है, जिसका उपयोग लंबे समय तक गर्भनिरोधक के लिए दिया जाता है। कितने साल के लिए होता है, 10 साल के लिए। जिसके प्रत्येक नाम के प्रत्येक भाग को समझे। ठीक है, तो जो कॉपर मतलब कि जो सीयू जो कॉपर होता है, कॉपर यानी कि यह डिवाइस जो तांबे की बनी होती है, जो कॉपर टी होता है वो तांबे की बनी होती है। ठीक है, जो कॉ मतलब जो बोला सीयू मतलब क्या हुआ, कॉपर। इसे आप चलिए अच्छे से समझते हैं पूरा इससे। तो इसमें जो सीयू दिया है ना, सीयू का मतलब होता है कॉपर। तो ये जो डिवाइस होता है वो तांबे से बनी होती है। ठीक है, जो स्पर्म की गति और फर्टिलाइजेशन को क्या करती है, रोकती है। ठीक है, जो कॉपर दिया है वो क्या करता है, स्पर्म की गति को और फर्टिलाइजेशन को रोकता है। ठीक है, अब इसमें जो टी दिया है, टी क्या है,
टी जो होता है वो टी शेप का होता है, कॉपर टी जो रहता है वो ऐसा रहता है ना? जो कॉपर टी कैसा रहता है, तो कॉपर टी जो रहता है वो ऐसा रहता है। इसमें क्या रहता है, ये ऐसा टी शेप की कॉपर टी रहती है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या रहता है, कॉपर रहता है, मतलब तांबे का रहता है, और ये जो होता है वो टी शेप का रहता है, ठीक है? टी आकार में, क्या आकार में फिट किया जाता है, और इससे क्या रहता है, 380 यानी कि टोटल सरफेस एरिया, ठीक है? मतलब कि जो कॉपर का टोटल जो सरफेस एरिया ऑफ कॉपर जो रहता है वो कितना रहता है, इस लगभग 30 का तांबा लगा होता है, ठीक है? यहाँ पे जो कॉपर में जो लगा होता है ना, तो ये कितने लगभग लगा रहता है, तो 380 का क्या रहता है, इसमें कॉपर लगा होता है, ठीक है? और इसमें जो ए दिया हुआ है ना? जो इसमें जो ए दिया हुआ है, इसमें जो ए दिया है, ए का मतलब क्या हुआ, एक्टिव। ये दर्शाता है कि डिवाइस का कॉपर सरफेस कितना एक्टिव है और लंबे समय तक प्रभावी रहेगा, लगभग 10 साल तक। क्लियर है? तो इसमें क्या मतलब हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 87 है, इन न्यूट्रन डिवाइस कॉपर 380 में ए स्टैंड फॉर क्या कहलाता है, एक्टिव कहलाता है, मतलब आंसर नंबर ए एक्टिव, ठीक है? सीयू मतलब कॉपर, टी मतलब टी शर्ट का, और 380 का मीन्स है कॉपर जो है वो कितने एरिया तक है, मतलब कि 380 तक कितना जो तांबा है कितना लगा होता है, ठीक है? कितना सरफेस एरिया में इसका कॉपर है, और ए मतलब कि ए स्टैंड फॉर एक्टिव। 87 का आंसर क्या आएगा, ए यानी कि एक्टिव। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। In a village with population 5,000, 50 people get affected by disease and 10 of the affected dead. What is the case fertility rate? यानी कि क्या बोल रहा है ये, 5,000 जनसंख्या वाले किसी गांव में 50 लोगों को कोई रोग हो गया है, और इनमें से रोग ग्रसित जो 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो रोगियों के विषय में मृत्यु दर की संख्या क्या है, ठीक है? तो इसको कैसे निकालता है, इसका क्या मतलब होता है कि हमें क्या निकालना है, केस फर्टिलिटी रेट को निकालना है ना? तो केस फर्टिलिटी रेट को निकालने का ऑप्शन, ये फॉर्मूला क्या है, तो केस फर्टिलिटी जो रेट निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू डिजीज, ठीक है? क्या बोल रहा है, इसका ऑप्शन क्या आएगा, इसका जो ये दिया है ना, इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला है नंबर नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू डिजीज, ठीक है? नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू डिजीज अपॉन नंबर ऑफ केसेस दैट इज डिजीज, ठीक है? नंबर ऑफ केसेस केसेस दैट डिजीज इनटू 100, ठीक है? तो इसका जो दिया हुआ है, केस फर्टिलिटी रेट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू डिजीज अपॉन नंबर ऑफ केसेस ऑफ दैट डिजीज इनटू 100, ठीक है? तो अगर हम ऐसा फॉर्मूला से निकालेंगे, केसेस मतलब कि जो हमारे रोगी कितने हैं, तो हमारे पास रोगी जो बोल रहा है, नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, नंबर ऑफ केसेस है हमारे पास 50, ठीक है? 50 है, और डेथ कितने हुए हैं, तो डेथ हमारे पास हुए हैं 10 लोग, ठीक है? तो और इसके बाद कितने हमारे पास दिया हुआ है, कितने कितने से इंटू इंटू करना है, 100 के साथ, ठीक है? तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो कितना आएगा हमारे पास, तो आएगा 0.2 आएगा, कैलकुलेट करने थे, है ना? दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये जो रहेगा ना, ये जो ऊपर क्या रहेगा हमारे पास, नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू डिजीज, तो नंबर ऑफ डेथ कितने हुए हैं, नंबर ऑफ डेथ कितने हुए हैं हमारे पास, नंबर ऑफ डेथ हुए हैं 10, ठीक है? और उसके बाद क्या बोले, किसी गांव में कितने रोगी हैं, तो 50 रोगी हैं, ठीक है? गांव में नंबर ऑफ डेथ हमारे पे 10 हुए हैं, और जो रोगी हैं वो 50 है, ठीक है? इसको किससे इंटू करना है, इसको 100 से इंटू करना है, ठीक है? तो नंबर ऑफ जो डेथ हुए हैं 10 लोग के, और रोगी है 50 लोग, तो क्या आता है ना, डेथ ड्यू टू डिजीज, और नंबर ऑफ न्यू केस, जो नंबर ऑफ केसेस है, तो केसेस कितने हैं, 50 है, और डेथ हुए हमारे पास 10 है। इसको 100 से करेंगे, तो इसको जब काट डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 आएगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, अब ये 0.2 है, 0.2 को इंटू करेंगे 100 के साथ, ठीक है? तो कितना निकलेगा, 20% इसका आंसर निकलेगा। क्लियर है? तो इसका 88 का आंसर क्या आएगा, 88 का आंसर है नंबर डी, 20%। क्लियर है? नेक्स्ट चलते, समझ आया ना आप लोग को? फिर से समझ बता देती हूँ आप लोग को, कि जो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, केस फर्टिलिटी रेट निकालने का, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू डिजीज, मतलब कि इसमें बोला ना, जो इसमें बोला है ना, इसमें से रोगित 10 लोगों की मृत्यु हो गई है, तो क्या आएगा, इसके जगह क्या आएगा, 10 लाएगा। नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू डिजीज मतलब कि 10 लोग की मृत्यु हो चुकी है, अपॉन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ केसेस दैट डिजीज, फॉर्मूला है नंबर ऑफ केसेस दैट डिजीज, मतलब कि 50 लोग क्या है वो अफेक्टेड है इससे, तो 10/50 इंटू कितना कर रहा है, 100, जो 10 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आता है, तो 0.2 को इंटू करेंगे 100 से, जिसका कितना आंसर आएगा, 20%, मतलब कि जो केस फर्टिलिटी इज इक्वल टू 10 डेथ इज अपॉन 50 केस इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा,
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। मिल्क ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट दुग्ध निम्नलिखित में से अतिरिक्त सभी का संचरण करता है। ठीक है, मतलब कि जो मिल्क बॉर्न डिजीज वे संक्रमण है जो संक्रमित दूध या डेयरी उत्पादों के बने सेवन से फैलता है। ठीक है, ये ऐसे आप देखें में कौन सा रोग जो दूध से नहीं फैलता, इनमें से कौन सा जो दूध से नहीं फैलता है। ठीक है, मतलब कि मिल्क बॉर्न डिजीज का मतलब क्या होता है, मिल्क बॉर्न डिजीज ऐसे संक्रमण होते हैं जो संक्रमित दूध या डेयरी पदार्थों के सेवन से फैलता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इनमें ये जो चार जो डिजीज है वो कौन सा दूध संक्रमित दूध से नहीं फैलता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दिया है क्यू फीवर, वो पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका, कॉक्सिला बर्निटी। ठीक है, जो संक्रमित जानवर जैसे कि गाय भेड़ बकरी के दूध से फैलता है, मतलब कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। ठीक है, और जो टाइफाइड फीवर दिया है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, सल्मोनेला टाइफी। ठीक है, जो दूषित पानी और दूध के संक्रमण से फैलता है, ये भी सही है। और इसके बाद है ब्रूसिलोसिस। ठीक है, ब्रूसिलोसिस यानी कि क्या बोल रहा है, जो ये क्या आता है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, ब्रूसिला स्पेसिस, जो कि अनपेस्चराइज यानी कि कच्चे दूध के संक्रमण के का जो सामान्य है। ठीक है, सी भी सही है। अब इसका जो ऑप्शन नंबर डी दिया है इंडेमिक टाइफस, जो कि गलत है। ठीक है, इंडेमिक जो टाइफस होता है, इंडेमिक जो टाइफस है मतलब कि जो स्थानीय टाइफस है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, रिकेट्सिया टाइफी है। ठीक है, ये रेड फ्लाई यानी कि क्या होता है, जिनोफाइलिया चियोपोसिस द्वारा फैलता है। ठीक है, रेड फ्लाई से फैलता है, ना कि दूध से। ठीक है, तो एंडेमिक जो टाइफस होता है वो रिकेट्सिया टाइफी यानी कि रेड फ्लाई से फैलता है। ठीक है, तो एंडेमिक टाइफाइड जो होता है वो फ्लाई बॉर्न नॉट अ मिल्क बॉन्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर 89 का आएगा आंसर नंबर डी, इंडेमस टाइफिड। ठीक है, क्लियर है ना, मिल्क ट्रांसमिट जो होता है इनमें से कौन सा जो दूध से नहीं फैलता है, तो इसका आंसर आंसर नंबर डी, स्थानिक टाइफस। नहीं चलते क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फूड बाय द डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के विषणक और निरीक्षण निदेशालय द्वारा भोजन का मानकीकरण क्या कहलाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर है एगमार्क स्टैंडर्ड। ठीक है, आंसर नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आंसर नंबर इसका सी जो है एगमार्क स्टैंडर्ड करेक्ट है। ठीक है, एगमार्क मतलब कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग से बना है। एगमार्क जो है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग से बना है। यह भारत सरकार की डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग या इंस्पेक्शन यानी कि डीएमआई द्वारा विकसित फूड क्वालिटी सर्टिफिकेट सिस्टम पे आधारित है। ठीक है, तो डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, द एगमार्क स्टैंडर्ड है, यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग। क्लियर है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या है, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, असेंशियल ड्रग लिस्ट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, मतलब कि आवश्यक औषधि सूची में निम्नलिखित में एक के अतिरिक्त सभी शामिल हैं। कौन कौन से, पहला है मेडिकेशन दैट सेफ सेटिस्फाई प्रियोरिटी हेल्थ नीड ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है, क्योंकि यह क्या करता है, एडीएल है ना, एडीएल का मूल सिद्धांत यानी कि असेंशियल ड्रग लिस्ट का मूल उद्देश्य है कि सबसे आवश्यक और सामान्य रोगों की दवाएं शामिल की जाती हैं। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन दिया है, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में प्रयुक्त औषधि यानी कि मेडिकेशन यूज्ड इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ये भी सही है, जैसे कि टीबी, मलेरिया, एचआईवी, लेप्रेसी आदि कार्यक्रम में उपयोग होने वाली जो दवाइयों की सूची रहती है कि एचआईवी में कौन सी मेडिसिन यूज होगी, टीबी में कौन सी मेडिसिन यूज होगी, मलेरिया में कौन सी मेडिसिन होगी। ठीक है, ये भी क्या है, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट है। और थर्ड क्या बोल रहा है, मेडिसिन फॉर ए रेयर डिजीज, जो कि गलत है। रेयर डिजीज मतलब कि जिनके केस बहुत कम है के लिए क्या होती है, महंगी और विशेष दवाएं जो आमतौर पर ईडीडी में शामिल नहीं है। ठीक है, मतलब कि जो महंगी दवाइयाँ और जो विशेष दवाएं जो होती है वो क्या होती है, वो असेंशियल ड्रग लिस्ट में शामिल नहीं होती, जो कि क्या है, सी जो है गलत है। ठीक है, फोर्थ क्या बोल रहा है, मेडिकेशन यूज्ड फॉर इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग इन्फेक्शन, सही है ये भी, बदलते समय के साथ जो असेंशियल ड्रग लिस्ट में नई संक्रामक बीमारियों के लिए दवाएं जोड़ी जाती है। ठीक है, तो ये भी सही है, तो कौन सा गलत है, गलत आएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, आंसर नंबर सी जो है जो कि रॉन्ग है ना, तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर सी जो है करेक्ट है। तो जो मतलब कि असेंशियल ड्रग लिस्ट में इन दवाइयों को जोड़ी नहीं जाती। ठीक है, आवश्यक औषधि सूची में निम्नलिखित सभी शामिल है, एक को छोड़ के, तो आंसर नंबर सी मेडिकेशन फॉर एरर डिजीज शामिल नहीं है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 92 के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रोक्रोम आर ट्रू एक्सेप्ट, यानी कि जो सेंट्रोक्रोमन के बारे में निम्नलिखित में से एक के अतिरिक्त सभी सत्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? नॉन हार्मोनल, नॉन स्टेरॉइडल, नॉन हार्मोनल पिन। ठीक है, जो सेंट्रोक्रोम होता है ना, ये क्या होता है? एक सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है, यानी कि एसईआरएम होता है। ठीक है, जो हार्मोनल पिल की तरह ही कोई साइड इफेक्ट नहीं देता है। और जो सेकंड ऑप्शन है, मार्केटेड अंडर द नेम ऑफ द सहेली। ठीक है, भारत में ये सहेली और अब सरकारी वितरण में छाया के नाम से उपलब्ध है। ठीक है, तो भारत में क्या सहेली का, अब जो हमारे हॉस्पिटल में क्या है, छाया करके टेबलेट आती है, वो इस ब्रांड में क्या है, उपलब्ध होती है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है, डेवलप्ड बाय द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, यानी कि ये भी क्या है, सही है। इसे पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया है। ठीक है, और भारत मतलब कि भारत की पहली जो इंडिजिनियस कंट्रासेप्टिव पिल है, कौन सी? तो ये जो डेवलप्ड बाय द सेंट्रल ड्रग रिसर्च क्या बोल रहा है, केंद्रीय जो औषधि अनुसंधान संस्था जो है लखनऊ द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, अवेलेबल इन द मार्केट 5 रुपए पर टेबलेट। ठीक है, यह कथन जो है वो गलत है, क्योंकि ये जो ना सरकारी परिवार नियोजन कार्यक्रम के में क्या कहते हैं, ये तो मुफ्त में दी जाती है। ठीक है, ये सरकारी परिवार नियोजन जो फैमिली प्लानिंग के में क्या करती है, इसे फ्री में देते हैं। और अगर बाजार मूल्य के हिसाब से देखा गया तो 5 रुपए में कोई भी टेबलेट नहीं आती है। ठीक है, आजकल तो इतनी महंगाई हो गई कि 5 रुपए में कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो जिसका जो वास्तविक कीमत रहेगा ना, वो अलग अलग पैकिंग पर निर्भर करता है। अगर प्राइवेट में लेंगे तो अलग अलग पैकिंग पर निर्भर करता है, और 5 रुपए का कोई निश्चित दर इसमें नहीं रहता है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, आंसर नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीमोडियल प्रिवेंटेशन स्ट्रैटेजी इज नॉट फॉर सीएसडी? सीएसडी मतलब क्या हुआ? कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब। ठीक है, तो सीएसडी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रोकथाम मौलिक कार्यनीति नहीं है? तो जो सीएसडी यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, ये रोकथाम के लिए प्रिवेंटेशन के 4 स्तर माने जाते हैं। ठीक है, सीएसडी के लिए मतलब कि कोरोनरी हार्ट डिजीज की रोकथाम के लिए प्रिवेंटेशन के स्तर पर 4 माने जाते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है प्रीमोडियल प्रिवेंटेशन, पहला पहला होता है प्रीमोडियल प्रिवेंटेशन, सेकंड होता है प्राइमरी प्रिवेंटेशन, सेकंड होता है सेकेंडरी प्रिवेंटेशन, और होता है टर्शरी प्रिवेंटेशन। ठीक है, अब हम समझते हैं कि प्रीमोडियल प्रिवेंटेशन क्या होता है। प्रीमोडियल जो प्रिवेंटेशन का उद्देश्य ये होता है कि जो रिस्क फैक्टर को उत्पन्न करने से पहले ही रोकना। ठीक है, तो प्रीमोडियल प्रिवेंटेशन का उद्देश्य क्या है कि इसके जो रिस्क फैक्टर है, ठीक है, इसके जो जब भी कोई डिजीज का कोई रिस्क फैक्टर होता है, ठीक है, तो इस रिस्क फैक्टर को मतलब कि उत्पन्न होने से पहले क्या करना है, उसको पहले ही रोकना। यानी कि अगर लोगों की लाइफ स्टाइल, उसके इन्वायरमेंट को ऐसा बनाना जिससे हाइपरटेंशन, डायबिटिक, ओबिसिटी, स्मोकिंग जैसे कारण कभी विकसित ही ना हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक लाइफ स्टाइल में ऐसा मतलब कि हमें हमेशा क्या करना, अच्छी डाइट लेना है ना, अपने लाइफ स्टाइल को अच्छे से रखना है, इन्वायरमेंटल को मतलब एक्सरसाइज करना है। इससे क्या होगा, हाइपरटेंशन, डायबिटिक, ओबिसिटी ऐसी जो भी क्या है समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी, अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा तो। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि तो जिसमें जो प्रीमोडियल प्रिवेंटेशन हो गया, जैसे कि क्या बोल रहा है, टेक हेल्थी डाइट इंक्लूडिंग मैक्रोन्यूट्रिशन और माइक्रोन्यूट्रिशन, यानी कि अगर हम ये क्या है, ये जो है वो प्रीमोडियल प्रिवेंटेशन का भाग है। अगर हम हेल्थी डाइट लेंगे तो हम क्या करेंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों ही बच सकते हैं। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है। क्लियर है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया है ना कि प्रीमोडियल प्रिवेंटेशन स्ट्रैटेजी इज नॉट फॉर सीएसडी। ठीक है, तो इसमें क्या है, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन देखते हैं पहला कि टेक हेल्दी डाइट इंक्लूडिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, जो कि सही है। ठीक है, अगर ये क्या है, एक प्रीमोडियल प्रिवेंटेशन की स्ट्रैटेजी है। ठीक है, हेल्दी डाइट लेने से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या आता है, बचा जाएगा। तो क्या आएगा, ये जो प्रीमोडियल प्रिवेंटेशन जो है, प्रीमोडियल प्रिवेंटेशन की क्या है, ये स्ट्रैटेजी है फर्स्ट। क्लियर? सही है ये। उसके बाद क्या बोल रहा है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। सही है, क्योंकि अगर यह रिस्क फैक्टर को विकसित होने से क्या करेगा, रोकेगा। अगर अच्छे से हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो रिस्क फैक्टर उससे क्या हो जाएगा, इस जो भी बीमारियों का जो रिस्क फैक्टर वो कम होगा। ठीक है, उसके बाद मतलब जो सेकंड भी सही है। उसके बाद है प्रिवेंटेशन और टोबैको यूज, ये भी सही है, क्योंकि प्रीमोडल ये भी क्या है, प्रीमोडियल प्रिवेंटेशन का हिस्सा है, प्रिवेंटेशन और टोबैको यूज। अगर टोबैको यूज नहीं करेंगे तो बीमारियों से बचेंगे, है ना, मुंह का कैंसर वगैरह से बचेंगे। उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन डायबिटीज, जो कि गलत है।
ठीक है। तो मैनेज कब कर दिया जाता है? मैनेज को प्राइमरी प्रिवेंटेशन में किया जाता है, ठीक है। अगर हमें मैनेज करना है, जो ऑप्शन बोला ना मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन डायबिटिक, तो मैनेजमेंट हम कब करते हैं? मैनेजमेंट हम करते हैं प्राइमरी प्रिवेंटेशन में, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंटेशन में मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये प्रीमोडियल प्रिवेंटेशन के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि हाइपरटेंशन और डायबिटीज पहले से ही इसमें क्या होता है, मौजूद रिस्क फैक्टर है जिन्हें मैनेज किया जा सके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या आएगा? 93 का आंसर आएगा आंसर नंबर डी, मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक एंड हाइपरटेंशन। जो मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन और डायबिटिक क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंटेशन है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंटेशन है, क्लियर है। तो इसमें मैं पूछा गया था कि प्रीमोडियल प्रिवेंटेशन की स्ट्रैटेजी पूछा गया था। तो प्रीमोडियल प्रिवेंटेशन की स्ट्रैटेजी कौन सी नहीं है? हाइपरटेंशन डायबिटिक। कौन कौन सी है? हेल्दी डाइट लेना है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना है और प्रिवेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर प्रूडेंट डाइट एज पर WHO? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विवेकपूर्ण आहार से संबंधित सही कथन क्या है? ऑप्शन 1, आहारीय वसा प्रतिदिन किए जाने वाले भोजन में 15 से 30% तक सीमित हो, नमक ग्रहण करने को घटना चाहिए, को घटाना चाहिए, ठीक है। जो प्रतिदिन का औसत 5 ग्राम से अधिक ना हो, प्रतिदिन ग्रहण किए जाने वाले भोजन का लगभग 10 से 15% प्रोटीन होना चाहिए। नीचे दिए गए विकल्पों में उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विवेकपूर्ण आहार में संबंधित सही कथन कौन सा है? तो विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर प्रूडेंट डाइट एज पर WHO, ठीक है। तो WHO की जो प्रूडेंट डाइट की सिफारिश ऐसी आहार नीति है जो जो हार्ट अटैक, मतलब जो जो हमारे कोरोनरी हार्ट डिजीज यानी कि जो हृदय रोग है, मधुमेह है ना, मोटापा है, कैंसर जैसी लाइफस्टाइल डिजीज को रोकने में मदद करती है, ठीक है। अगर हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा रहेगा तो इन सारी डिजीजों से क्या करती है, रोकने में मदद करेगी, ठीक है। तो अब इसके जो ऑप्शन दिखते हैं, तो जो प्रूडेंट डिज़ मैंने बताया, अब इसका ऑप्शन क्या-क्या बोल रहा है कि डाइटरी फैट लिमिटेड 15 से 30% टोटल डेली इंटेक, यानी कि ये भी सही है क्योंकि WHO के अनुसार कुल ऊर्जा सेवन में फैट जो है वो 15 से 30% तक होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि जो सैचुरेटेड फैट होता है वो 10% से कम होना चाहिए और जो अनसैचुरेटेड फैट होता है जो ट्रांस फैट होता है वो 1% से कम होना चाहिए। बाकी जो हिस्सा रहता है वो अनसैचुरेटेड फैट जैसे कि वेजिटेबल्स ऑयल्स में रहता है, नट्स में रहता है और फिश में लेना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आहारीय वसा प्रतिदिन किए जाने वाले भोजन में 15 से 30% तक सीमित हो, यानी कि डाइटरी फैट लिमिटेड 50 to 30% टोटल डाइट डेली इंटेक, ठीक है। यानी कि WHO के अनुसार कुल ऊर्जा का सेवन कितना करना चाहिए? 15 से 30%, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैट करना चाहिए 10%, और जो ट्रांस फैट होता है वो क्या कहते हैं, मोर देन 1% रहना चाहिए, और जो बाकी जो अनसैचुरेटेड फैट जैसे कि वेजिटेबल ऑयल, फिश, नट्स वगैरह है ना, उससे ही लेना चाहिए, क्लियर है। और सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि साल्ट इंटेक शुड बी रिड्यूस टू एन एवरेज नॉट मोर देन 5 ग्राम पर डे। ये भी सही है क्योंकि WHO गाइडेंस क्या बोलता है कि हमें जो 5 ग्राम पर डे मतलब कि 1 टीस्पून लेना चाहिए, ठीक है, कितना? साल्ट को। इससे हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज, अगर हम इससे ज़्यादा लेंगे तो हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज का खतरा रहता है। अगर हम 5 ग्राम से कम लेंगे यानी कि 1 टीस्पून लेंगे, जिससे हम हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज का खतरा घटता है, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद क्या बोल रहा है आंसर नंबर जो ऑप्शन नंबर जो 3 है कि प्रोटीन प्रोटीन शुड अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 10 to 50 डेली इंटेक, यानी कि कुल ऊर्जा में 15 से 10 से 15 होना चाहिए। यह शरीर के रखरखाव और वृद्धि के लिए पर्याप्त होता है, जो बॉडी बिल्डिंग बोलते हैं ना, उसके लिए, ठीक है। मतलब कि आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी भी क्या है? करेक्ट है। तो क्या क्या बोल रहा है इसका आंसर क्या आएगा? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, यानी कि आंसर नंबर ए 1, 2 और 3 करेक्ट है। तो 94 का आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर ए 1, 2 और 3। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 95 की तरह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्दम
अतिरिक्त वाप मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के लक्षण नहीं है। कौन कौन से लक्षण नहीं है, तो पहले ये पता चलते हैं कि पता करते हैं कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होता क्या है। ठीक है, तो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन जिसे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन को क्या कहा जाता है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन को हाइपरटेंसिव इमरजेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें क्या होता है, रक्तचाप बहुत तेजी से और अत्यधिक बढ़ जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे मल्टीपल ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन या फिर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो इसमें जो बीपी होता है वो सिस्टोलिक बीपी जो होता है वो मोर देन 180 mhg और डायस्टोलिक जो होता है वो 110 से लेके 120 mhg होता है। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। क्लियर है, इसमें क्या बोल रहे हैं, सिस्टोलिक बीपी क्या होता है, मोर देन 80 mhg और डायस्टोलिक जो होता है मोर देन 110 mhg होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसमें मल्टी ऑर्गन डैमेज होते हैं। इसमें भी ऑप्शन दिया है मल्टी ऑर्गन डैमेज, ये भी करेक्ट है। ठीक है, और जो मल्टी ऑर्गन डैमेज में जैसे कि ये क्यों सही है, क्योंकि इसमें क्या होती है, किडनी, हार्ट, मस्तिष्क, आंखों को क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। ठीक है, हाँ, उसके बाद क्या होता है, ऑप्शन नंबर जो 3 है, गुड रिस्पॉन्स, जो ऑप्शन है गुड रिस्पॉन्स टू अ थेरेपी, यानी कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में रिस्पॉन्स धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक मिलता है। अगर रक्तचाप को बहुत जल्दी से कम किया जाता है तो ऑर्गन क्या हो जाते हैं, परफ्यूजन फेलियर हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इसे गुड रिस्पॉन्स नहीं माना जाता है, दैट इज नॉट अ गुड रिस्पॉन्स। ठीक है, इट इज नॉट अ गुड रिस्पॉन्स थेरेपी, इट्स क्या होता है, इसे क्या बोलेंगे, गुड रिस्पॉन्स थेरेपी नहीं माना जाता। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो गलत है। अगर हम क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन को अगर हम रक्तचाप को जल्दी से कम कर देंगे तो क्या करेगा, ऑर्गन परफ्यूजन फेलियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन जो है गलत है। उसके बाद ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑनसेट ऑफ हाइपरटेंशन इन यंग एंड आर ओल्डर एज, ओल्डर देन 50 ईयर्स। ठीक है, तो ये भी सही है क्योंकि ये अक्सर यंग एडल्ट या ओल्डर एज में दिखाई देता है। ठीक है, जिसका एज मोर देन 50 ईयर्स है। तो इसका आंसर आएगा 95 का, 95 का आंसर आएगा आंसर नंबर सी, जो कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते, मतलब कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की विशेषताएं नहीं होती। कौन कौन सी विशेषताएं होती है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की, याद रखना, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का दूसरा नाम क्या है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का दूसरा नाम है जिसे क्या बोलते हैं, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत तेजी से और अत्यधिक बढ़ जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन आएगा जो सिस्टोलिक, इसमें जो बीपी जो रहता है वो मोर देन 110 mmHg होता है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक जो होता है 110 mmHg होता है। उसमें क्या होता है, मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं, सही है। इसमें क्या होता है, ऑनसेट ऑफ हाइपरटेंशन इन यंगर ओल्डर देन 50 ईयर्स, ये भी सही है क्योंकि ये जो है वो क्या बोलते हैं, अक्सर यंग एडल्ट और ओल्डर एज में दिखाई देता है। क्लियर है, तो 95 का आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर सी जो है वो गुड कैरेक्टरिस्टिक, जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के। क्लियर है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। Under Vande Mataram scheme, the enrolled doctor can be provided with the following item by the respective district medical officer. वंदे मातरम योजना के अंतर्गत नामांकित चिकित्सक को निम्नलिखित संबंधित जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदान की जा सकती है। क्या क्या प्रदान की जाती है, वंदे मातरम योजना के अंतर्गत नामांकित चिकित्सक को निम्नलिखित संबंधित जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदान की जा सकती है। क्या क्या प्रदान करते हैं, तो उसको प्रदान करते हैं आयरन एंड फॉलिक एसिड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो भारत सरकार की एक राष्ट्रीय मैटरनल चाइल्ड इनिशिएटिव जिसका उद्देश्य क्या है, गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व सेवा देना, यानी कि सेफ मदरहुड सर्विस देना। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, सरकारी और निजी क्षेत्रों के बीच, पब्लिक या प्राइवेट के बीच पार्टनरशिप द्वारा गर्भवती महिला और नवजात शिशुओं की देखभाल करना। ठीक है, खासकर एंटीनेटल और पोस्टनेटल केयर में को मजबूत करना। ठीक है, तो स्कीम के अंतर्गत क्या था, ये जो स्कीम चलाया गया ना वंदे मातरम स्कीम के अंतर्गत, जो निजी डॉक्टरों को क्या दिया जाता था, तो निजी डॉक्टरों को, जो डॉक्टर वंदे मातरम स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत होते थे यानी एनरोल्ड होते थे, उन्हें डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर द्वारा नियमित सामग्री दी जाती थी। क्या क्या दी जाती थी, तो दी जाती थी ब्लड प्रेशर, ठीक है, यानी कि बीपी उपकरण दी जाती थी। ठीक है, ताकि गर्भवती महिलाओं को नियमित बीपी मॉनिटरिंग कर सके, और पीआईएच मतलब कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन और प्री क्लैम्पशिया जैसी जटिलताओं को पहचान सके। ठीक है, और इसमें जो अन्य विकल्प दिए हैं ना, आयरन फॉलिक एसिड है ना, ये दवाएं गर्भवती महिलाओं को दी जाती है, डॉक्टर को नहीं। ठीक है, ये जो मेडिसिन क्या है,
ये पेशेंट को देते हैं, ना कि डॉक्टर को। और वेट मशीन जो है वो स्वास्थ्य केंद्र या एएनएम के लिए होता है, जो स्वास्थ्य उपकेंद्र में या एएनएम के लिए होता है, ठीक है। और जो ग्लूकोमीटर होता है इस योजना के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो बोल रहा है अंडर वंदे मातरम स्कीम एनरोल डॉक्टर टू प्रोवाइड द फॉलोइंग। तो जो वंदे मातरम योजना के अंतर्गत जो नामांकित चिकित्सक को संबंधित जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदान करते हैं बीपी उपकरण, ताकि वो प्रेग्नेंट वुमन का बीपी को नाप सके उसके पूरा प्रेगनेंसी स्टेज में, ताकि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन और प्री इक्लेम्पसिया को कंट्रोल किया जा सके। क्लियर है, पहचान सके, इसकी जटिलताओं को पहचान सके और इसका इलाज कर सके। क्लियर है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। वाइटल लेयर इन स्लो सैंड फिल्टर इज ऑफ, मतलब मंद बालू प्रणक फिल्टर की प्रमुख सतह किसकी है? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा आंसर नंबर सी, सिमुट सिमुट जेड के, ठीक है। इसका आंसर नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो स्लो सैंड फिल्टर एक क्या होता है, एक पारंपरिक जल शुद्धिकरण यानी कि वाटर फिल्ट्रेशन की विधि है, ठीक है, जिसमें पानी जो होता है ना वो धीरे धीरे रेत की परतों से गुजरता है और सूक्ष्म जीवों, गंदगी और अशुद्धियों को हटा देता है, ठीक है। तो जो इसको ऑप्शन दिया है कि सिमुर जड़ के जो होता है वो क्या होता है, एक स्लो सैंड फिल्टर होता है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, वाइटल लेयर इज स्लो सैंड फिल्टर क्या होता है, कि प्रमुख की जो सत्ता है किसकी है? तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर सी, ठीक है। तो जो स्लो सैंड फिल्टर क्या होता है, एक पारंपरिक जल शुद्धिकरण यानी कि वाटर प्यूरिफिकेशन की विधि होती है, ठीक है, जिसमें पानी जो होता है वो धीरे धीरे परतों, मतलब कि जो रेत की परत होती है ना, रेत की परतों से गुजरता है और उसमें जो मौजूद पानी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, गंदगी होती है और अशुद्धियों को क्या करता है, घटा देता है। तो इसमें जो मेन कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं? तो पहला होता है जो मेन कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है सुपरनेटेड वाटर होता है, ठीक है। पहला होता है, पहला कौन सा होता है, सुपर नेटेड क्या होता है, वाटर यानी कि ऊपरी जल। यह क्या करता है, यह वह पानी है जो फिल्टर बेड के ऊपर जमा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है वाइटल लेयर। वाइटल लेयर मतलब कि क्या बोलेंगे, वाइटल लेयर यानी कि होता है आंसर नंबर सी, मतलब कि सिर के जो होता है ये होता है वाइटल, जो उसको बोलते हैं वाइटल लेयर, ठीक है। यही जो होता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, ठीक है। इसे बायोलॉजिकल लेयर या फिर जुगली लेयर या डर्टी स्किन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके कंपोजिशन क्या क्या रहते हैं, इसमें बैक्टीरिया रहता है ना, शैवाल रहता है, फंगी रहता है, सूक्ष्म प्रोटोजोआ से बनी ये जैविक परत होती है। क्लियर है। तो ये क्या करता है, और जो सैंड बेड बोलते हैं ना, रेत की जो परत होती है, ये क्या करते हैं, अशुद्धियों को रोकता है, मतलब कि जो होता है ये वाइटल लेयर का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो वाइटल लेयर इज ए स्लो सैंड फिल्टर क्या कहलाता है, वाइटल लेयर इज ए स्लो सैंड फिल्टर जो होता है वो कहलाता है आंसर नंबर सी, सिमुड जके कहलाता है, ठीक है। आंसर नंबर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। मैच द फॉलोइंग फॉर STI RTI किट। लिस्ट वन में है किट वन और लिस्ट सेकेंड है किट वन में क्या आएगा, और जो ऑप्शन दिया है किट वन, जो किट वन होता है वो कैसा होता है, तो किट वन जो होता है वो ग्रे कलर का स्लेटी होता है, ठीक है। किट वन का मैच करेंगे तो किट वन को मैच करेंगे ग्रे कलर के साथ, ठीक है। ग्रे फॉर यूथ्रल डिस्चार्ज, ठीक है, ग्रे फॉर यूथ्रल डिस्चार्ज। ये जो होता है ना यूथ्रल डिस्चार्ज या फिर सर्विसाइटी, यानी कि जो पुरुषों में मूत्र मार्ग से या महिलाओं में गर्भाशय गिरवा से जो डिस्चार्ज होता है, ठीक है, उसमें देते हैं, है ना। तो ये किस बीमारी के लिए देते हैं, तो किट वन को स्लेट जो किस कलर का होता है, किट वन ग्रे कलर का होता है, ठीक है। ग्रे कलर का होता है, किसके लिए देते हैं, यूथ्रल डिस्चार्ज के लिए देते हैं, ठीक है। यूरिथ्रल डिस्चार्ज के लिए देते हैं किट वन, जो कि कौन से कलर का होता है, जो कि ग्रे कलर का होता है, ठीक है। अब बोल रहे किट टू, किट जो टू होता है वो कौन से कलर का होता है, तो किट टू जो होता है किट वन को मैच करेंगे ग्रे कलर का, और जो किट्टू होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो किट्टू जो होता है जो हरे कलर का होता है, जो वजानल डिस्चार्ज यानी कि जो वजनाइटिस बोलते हैं ना, योनि में जो वजा जो डिस्चार्ज होता है, ठीक है, इनमें जो इन्फेक्शन होता है जो बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है उसमें क्या कहते हैं, किट टू को देते हैं, यानी कि ग्रीन जो होता है वो वेजिनाइटिस के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब जो किट थ्री दिया जाता है, किट थ्री किस में देते हैं, तो किट थ्री को व्हाइट में दिया जाता है, व्हाइट फॉर जेनाइटल अल्सर के लिए दिया जाता है, ठीक है। किट थ्री को व्हाइट फॉर जेनाइटल अल्सर यानी कि नॉन हिपैटिक, यानी कि जो सिफिलिस या फिर सिफिलिस जैसे कि क्या बोलते हैं, सिफिलिस जैसे कि गैर हैपिस जन्मार्ग में जो घाव अगर हो जाते हैं ना उसमें देते हैं, ठीक है। तो किट थ्री को किस में देते हैं, व्हाइट फॉर
किट 3 को जो व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का जो कलर का होता है ये, उसको जेनिटल अल्सर के लिए देते हैं, ठीक है? और जो किट 6 है, किट 6 को किसमें देते हैं? तो किट 6 को देते हैं येलो कलर में, है ना? किट 6 को मैच करेंगे येलो कलर। येलो को लो एब्डोमिनल पेन के लिए देते हैं, ठीक है? यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में महिलाओं के निचले पेट में क्या होता है? सब पेट का संक्रमण होता है या फिर दर्द होता है, ठीक है? तो इसमें दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? जो इसका आंसर करेक्ट आंसर आएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? आंसर नंबर सी, ठीक है? इसका ऑप्शन क्या आएगा? ए का फोर्थ आएगा, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, है ना? सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर आएगा आंसर नंबर सी, ठीक है? मैच दफा किट 1 को मैच करेंगे ग्रे के साथ, किट 2 को मैच करेंगे ग्रीन के साथ, ठीक है? किट 3 को मैच करेंगे व्हाइट के साथ और किट 6 को मैच करेंगे येलो के साथ। क्लियर है? तो 98 का आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। Which of the following is not the purpose of conducting महिला स्वास्थ्य संघ मीटिंग एवरी वीक फॉर आंगनबाड़ी वर्कर इन ए विलेज? गांव की प्रति सप्ताह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा महिला स्वास्थ्य संघ की मीटिंग का उद्देश्य क्या नहीं है? ठीक है, क्या नहीं है? मतलब कि जो महिला स्वास्थ्य मीटिंग जो होती है, ठीक है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा गांव में हर सप्ताह क्या की जाती है? आयोजित की जाती है, ठीक है? इसका क्या उद्देश्य रहता है? कि महिलाओं में स्वास्थ्य, उसका पोषण और स्वच्छता के प्रति क्या करना? उसको जागरूकता बढ़ाना, ठीक है? तो मेन पर्पस मतलब कि मेन उद्देश्य क्या क्या होता है? पहला होता है इनहेंस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि आपसी संवाद बढ़ाना, पारस्परिक संवेदन बढ़ाना, जो कि करेक्ट है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है ना? ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। उसके बाद क्या बोल रहा है? डिस्कस ब्रेस्ट फीडिंग, है ना? स्तनपान पर चर्चा करना, ये भी क्या है? सही है। यही सही स्तनपान पद्धति को शिशु को केवल माँ का दूध देने में महत्व, ये तारीख पर चर्चा करना, क्या करना है कि जो बच्चा, हम बच्चे को 6 महीने तक माँ का दूध ही पिलाना है ना? इसमें क्या आता है? मौजूद जो दूध में जो मौजूद बच्चे को क्या आता है, क्या आता है, जो क्या क्या जो मिनरल्स विटामिन जो है ना, वो क्या कहते हैं, बच्चे को प्रोटेक्ट करेगा बीमारियों से, है ना? तो इसको क्या करना है? मदर को एडवाइस करना है, डिस्कस करना है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। उसके बाद क्या बोल रहा है? डिस्कस जनरल हाउस होल्ड प्रॉब्लम, है ना? तो डिस्कस जनरल हाउस होल्ड प्रॉब्लम क्यों डिस्कस करना है? जो कि गलत है, ठीक है? महिलाएं स्वास्थ्य बैठकों का उद्देश्य स्वास्थ्य और पोषण की से जुड़ी चर्चा करना है, ना कि उसको सामान्य घरेलू झगड़े बताना कि मेरे घर में ऐसा ऐसा हुआ, मेरे घर में ये हुआ, है ना? ये सारी चीजों को डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि जो गांव में जो मतलब गांव रहे, शहर रहे, कहीं भी रहे, औरतें क्या करती है? एक जगह बैठ जाती है, वो अपने घर का बताती है, ये अपने घर। तो हमें क्या करना है? उस में क्या बता रहा है कि उसमें मतलब कि जो बैठक होती है, उसमें डिस्कस नहीं करना है अपने जनरल हाउस होल्ड प्रॉब्लम को, मतलब सामान्य जो घरेलू जो समस्या है उसे डिस्कस नहीं करना है, ठीक है? उसके बाद क्या बोल रहा है? डी नंबर, डिस्कस एनीमिया। डिस्कस एनीमिया मतलब कि ये भी क्या है? सही है ना? महिलाओं और किशोरियों में एनीमिया की रोकथाम, आयरन, फॉलिक एसिड सेवन आदि के बारे में जानकारी देना है, ठीक है? ऑल ऑफ द करेक्ट है। किसको छोड़ के? आंसर नंबर सी को छोड़ के बाकी सब सही है। आंसर नंबर जो सी है, ठीक है? आंसर नंबर जो सी है जो कि रॉन्ग है, ठीक है? जो कि क्या है? रॉन्ग है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। वार्निंग सिग्नल्स फॉर पुअर मेंटल हेल्थ और एक्सेप्ट, यानी कि कमजोर मानसिक स्वास्थ्य की पूर्व सूचना देने वाले लक्षण के अतिरिक्त सब अन्य सभी हैं, ठीक है? मतलब एक नहीं है, बाकी सब सही है, ठीक है? तो ऑप्शन है ऑलवेज वरिंग, मतलब सदैव चिंतित रहना। अफेड अबाउट रियल कॉज, यानी कि बिना किसी वास्तविक कारण से डरना, ठीक है? क्रोनिक पेन इन एब्डोमेन, पेट में पुराना क्रोनिक दर्द। कंटिन्यूअसली डिसलाइक टू अ कंपनी ऑफ पीपल, सदैव लोगों से मिलने जुलने में नापसंद करना। आप लोग को समझ भी आ गया होगा, मतलब जो मेंटल पर्सन रहते हैं, ठीक है, मतलब जो जिनका मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है, मानसिक जो स्वास्थ्य, मतलब व्यक्ति जो भावनात्मक, है ना, व्यवहारिक और सामाजिक रूप से संतुलित रहना, जब मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है तो क्या होता है? कहता है, कुछ चेतावनी संकेत देता है, मतलब जिसे क्या बोलते हैं? वार्निंग, वार्निंग सिग्नल दिखाई देते हैं, ठीक है? उसे पहचाना बहुत जरूरी होता है। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर कोई मेंटल हेल्थ वाला है ना, तो उसका जो मानसिक स्वास्थ्य, कमजोर मानसिक स्वास्थ्य की पूर्व सूचना देने वाले के लक्षण, मतलब कि वार्निंग सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं एक को छोड़ के, तो क्या रहता है? वो हमेशा कहता है ऑलवेज वरिंग रहता है, मतलब हमेशा क्या रहता है? चिंता में रहता है। या एंजाइटी डिसऑर्डर का या क्रोनिक स्ट्रेस का संकेत हो सकता है, ठीक है? या एंजाइटी डिसऑर्डर या फिर क्रोनिक स्ट्रेस का संकेत है। उसके बाद क्या बोल रहा है? कि अफेड विदाउट रियल कॉज, यानी कि
हमेशा क्या रहेगा, बिना कारण डर लगता है उसको, बिना कारण के डर लगना, ठीक है? ये भी क्या है, एक पैनिक डिसऑर्डर या फिर फोबिया जैसी मानसिक रोग का संकेत है। पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है, वो बहुत हर चीज़ से डरते रहता है, ठीक है? उसको किसी चीज़ में बहुत रोना आता है, रोते रहता है, तो ये पैनिक अटैक आता है उसको, ठीक है? मतलब वो मतलब बिना वजह से एकदम डर जाएगा, ठीक है? बिना वजह से डरने लगता है ये। तो ये जो क्या बोल रहे हैं, अफेयर्ड विदाउट रियल कॉज़, मतलब बिना कारण के डर लगना, जैसे कि पैनिक डिसऑर्डर और फोबिया जैसे कि मानसिक रोगों का संकेत होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि क्रोनिक पेन इन एब्डोमेन, ठीक है? जो कि गलत है। लंबे समय तक पेट दर्द रहना ये गलत है, सबको समझ आ रहा है, क्योंकि अगर मानसिक लोगों को क्या कंट्रोल पेन रहेगा क्या? ऐसा नहीं है, ठीक है? ये एक फिजिकल समस्या है, ना कि मेंटल समस्या, ठीक है? मानसिक स्वास्थ्य का इसमें कोई संकेत नहीं है। क्लियर है? और इसके बाद क्या बोल रहा है कि कंटिन्यूअसली डिसलाइक टू बी ए कंपनी ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के बीच रहना पसंद ना करना, ठीक है? ऐसे लोग क्या होते हैं कि वो सोशली विड्रॉल कर मतलब कि ऐसे लोग क्या होते हैं, वो लोगों के साथ रहना उन्हें पसंद नहीं आता, वो खुद के क्या करता है, सोशली विड्रॉ कर लेता है, ठीक है? मतलब उसे लोगों से अपने आप को अलग कर लेता है। तो यह जो होता है वो सोशल विड्रॉल कहलाता है, जो डिप्रेशन या फिर सोशल एंजाइटी का सामान्य होता है। जो पेशेंट डिप्रेस में रहता है ना, डिप्रेशन में रहता है, तो क्या होता है, वो खुद को अपने आप को अलग से मान रहता है, वो अपने आप को होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस समझने लगता है, ठीक है? मतलब मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है? ये सब क्या होते हैं, एक वार्निंग साइन होते हैं, ठीक है? एक वार्निंग सिग्नल्स होते हैं कि जो पर्सन है, वो क्या है, इसका जो मेंटल हेल्थ है वो पुअर है। क्लियर है? तो कौन-सा नहीं है वार्निंग साइन? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, क्रोनिक पेन इन एब्डोमेन। ये क्या है, एक फिजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है? ये जो है एक फिजिकल समस्या है, ना कि मेंटल समस्या, ठीक है? ये एक फिजिकल समस्या है। तो वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ कॉल एक्सेप्ट, तो आंसर आएगा आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी इज करेक्ट, क्रोनिक पेन इन एब्डोमेन। तो डियर स्टूडेंट, ये थे आपके 100 तक के क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊंगी, नेक्स्ट एग्जाम का पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए आप बिल्कुल इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि ये सारे जो है आपके सिलेबस वाइज क्वेश्चन पूछा गया है ना? तो ये वीडियो को अच्छे से देखिए, आप लोग को बहुत हेल्पफुल मिलेगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एग्जाम को सॉल्व करते हैं, ठीक है?